हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आई होप आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारा है ये टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको हेल्पफुल हो रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमारे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब से 1.5 में कर लीजिए अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, इन क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट वुड नॉट फोकस द अटेंशन टू द लेसन टिल द टाइम। कि भाई क्लासरूम में जो बच्चे वो टेंशन नहीं दे पा रहे, उसका क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है, क्यूरियोसिटी इज़ नॉट डेवलपमेंट इन देयर माइंड। कि इनके दिमाग में वो जिज्ञासा डेवलप नहीं हुई है, विकसित। और सेकंड ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज नॉट डेवलपमेंट इन बिटवीन देम। आएगा यहाँ पर, लिख लीजिए आप बिटवीन देम। कि भाई जो कठोर अनुशासन है वो उनके बीच में विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है, दे आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, की वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। और फोर्थ है, द ब्लैक बोर्ड इज नॉट यूज्ड। कि भाई आप ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर रहे, इसकी वजह से अटेंशन नहीं दे पा रही। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकते हैं? आप एज ए टीचर सोच सकते हो, आप क्या चूज करोगे, क्या जो एक्शन लोगे, क्या आपको रीजन लगते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हमें पता है, अब जो हमारे बीएड में भी सिखाया था हमें, कि हम जब भी हम क्लास में जाएंगे तो हम सबसे पहले लेसन प्लान हमारा बना के जाएंगे घर से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम पहले बच्चे को जो भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है उससे पहले हम उसकी प्रीवियस ईयर नॉलेज चेक करते थे। पापा क्वेश्चन पुट करते थे। प्रीवियस ईयर नॉलेज से कनेक्ट करने का क्या मकसद था, कि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप्ड हो, कि जो भी हम नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करें उसके मन में उसके प्रति जिज्ञासा हो कि भाई आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम इसीलिए हम प्रीवियस ईयर नॉलेज से कनेक्ट करते थे और एक क्वेश्चन पुटअप करते थे बच्चे से, ताकि वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो, डिसिप्लिन ना होने से ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे। और ये भी कोई रीज़न नहीं होता। तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले बच्चे की क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है। अब बच्चे की क्या, हम जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए भी क्यूरियोसिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम खुद में क्यूरियोस नहीं होंगे तब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। क्यूरियोसिटी बच्चों में नहीं, हम में भी ज़रूरी है कुछ नया सीखने की, कुछ अलग करने की। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ सिंपोजियम इज। सिंपोजियम का हिंदी में बोलते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी क्या होती है, एक काइंड ऑफ, मान सकते हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, या जैसे टीवी में डिबेट होती है या एक ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं। आप इस संगोष्ठी वैसे मान सकते हो। उसी को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन देखोगे। पहला है, टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप एक ही पहलू जांच करोगे, उसकी जांच करोगे, उसको समझोगे। सेकंड ऑप्शन है, टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ। ये की पॉइंट्स होते हैं कई, कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है उसके हर एक एस्पेक्ट के हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्रॉब्लम को समझेंगे। थर्ड है, फॉर डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम जो बहस के दृष्टिकोण के लिए। और फोर्थ है, नन ऑफ देम। क्या पर्पज़ क्या होता है हमारा, जो डिबेट करने, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी करते हैं उसका क्या पर्पज़ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, ये ओनली आ गया है तो ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये ओनली वाला। आप इसको तो वैसे ही आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि
कोई भी हम जैसे टीवी में डिबेट होता है या जो भी होता है उसमें एक एस्पेक्ट नहीं है, इसमें हर एक एस्पेक्ट की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे क्योंकि हमें जो मेथड यूज़ किया गया है ये हमारा लेक्चर मेथड ही ज़्यादा यूज़ किया गया है हमारे टाइम में। सो पूछ रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड की क्या एडवांटेज है? पहला है इट इज़ इकोनॉमिकल, सेकंड है इट सेव्स टाइम्स, थर्ड है गिव्स ए फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी टू द टीचर्स, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। अब इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो। पहला है इकोनॉमिकल। अभी हमें पता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक ब्लैक बोर्ड या एक नोटबुक, जो बुक जो हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक होती है, जो बुक होती है हमारी वो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है लेक्चर मेथड में। सो ये इकोनॉमिकल है, ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है। और सेकंड है इट सेव्स टाइम्स, कि भाई आप थोड़े टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाते हो, क्योंकि उसमें ना ही तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, ना ही कुछ जैसे प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंटेंट को डिलीवर करना है बच्चों को। और थर्ड है गिव्स ए फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी टू द टीचर, कि भाई एक टीचर को सिक्योरिटी फील करवाती है। और इसमें टीचर्स का ज़्यादा वो नहीं है कि कुछ प्रोजेक्ट मेथड या एक्सपेरिमेंट से कुछ करवाना होता है, सिर्फ जो अपनी नॉलेज है, अपना जो कंटेंट है उसको डिलीवर करना होता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अब देखो लेक्चर मेथड को वो कोई बुरा भी नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये पुराना मेथड है। तो कई टॉपिक्स में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर मेथड। और इसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए? इसके लिए होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। अब क्या होता है, कई टीचर्स होते हैं जैसे नॉलेज तो होती है पर वो डिलीवर नहीं कर पाते, उसके लिए वर्ड नहीं होते। सो इसके लिए हमें टीचर्स को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और तभी इसका बेस्ट यूज हो सकता है लेक्चर मेथड का। सो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया, ऑल ऑफ दिस। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये प्याजे से रिलेटेड है। अब देखो प्याजे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, बट प्याजे का यूज जो हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में है उसका पूछ लिया गया हम, कि प्याजे के अकॉर्डिंग प्याजे को अंदर डाल दिया, बट डायरेक्ट नहीं पूछा, इसको इनडायरेक्टली पूछ लिया गया। तो आप ये नहीं मान सकते कि आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो और कोई जो टॉपिक दे रखे हैं उससे अलावा कुछ नहीं आ सकता। बट हमें पता है साइकोलॉजी है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। सो प्याजे इसने पूछा, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे यूज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इज ए यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट द। ये कह रहा है कि प्याजे के अकॉर्डिंग बताना है कि हम ग्राफ और जो चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स है वो किस स्टेज में हम यूजफुल एज ए यूजफुल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। ये चार हमें पता है प्याजे की चार स्टेज होती है। सो सेंसरी मोटर स्टेज में, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। अब हमें प्याजे का पता है कि सेंसरी मोटर होता है वो होता है 0 से 2 साल का, और प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 6, और जो कंक्रीट होता है वो होता है 6 से 12, और जो फॉर्मल होता है वो 12 से अबो। अब सेंसरी मोटर देखो, 2 साल के बच्चे को ढंग से बोलना भी नहीं आता, वो कैसे इसको चार्ट्स या ग्राफ्स को समझेगा। और 2 साल के बच्चे का इतना मेंटली विकास भी नहीं होता, उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो रखा। और इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेकंड आप ये बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 साल से शुरू हो जाती है। अब तो आप ऐसे देख सकते हो 3 साल के बच्चे को आप कैसे ग्राफ करवा दोगे? क्या ग्राफ समझ जाएगा क्या वो?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप 6 साल, जैसे 5-6 साल से शुरुआत कर सकते हो, बट आप प्रॉपर जो है वो शुरुआत उसकी 6 साल से, 6 से 12 साल तक का बच्चा समझेगा। जो एग्जैक्ट डाटा है, वो जो ग्राफ्स डायग्राम्स है, वो बहुत अच्छे से जो समझेगा, वो सिर्फ ये कंक्रीट से उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो होगा वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होएगा। और हमें 12 के बाद तो वो वैसे ही समझने लग जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हो सकती है प्री ऑपरेशनल से, पर प्रॉपर वे से वो कंक्रीट में ही जैसे स्टार्ट हो जाती है कंक्रीट 6 साल से, तो वो 6 साल का बच्चा शुरुआत कर देगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, माल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज। माल एडजस्टमेंट क्या होता है? ये वो वाला नहीं जो बच्चों के भोजन की कमी से होता है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है। माल एडजस्टमेंट मीन्स आपका जो मानसिक विकास, जो मानसिक संतुलन है वो नहीं हो, आप मेंटली बैलेंस नहीं हो, तो वो हो गया हमारा माल एडजस्टमेंट। कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट में जो जो भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग ढल नहीं पाते, तो वो हमारा हो गया माल एडजस्टमेंट है। एडजस्ट नहीं कर पाते, बस ये हो गया। इसका जो क्या आप मान सकते हो माल एडजस्टमेंट को बच्चों में? इसका जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या आप मानते हो? फर्स्ट है ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेकंड है ए रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, थर्ड है अनदर नेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और फोर्थ है नन ऑफ देम। अब देखो फ्रस्ट्रेशन, पहले हमें ऑप्शन देखो, चारों में फ्रस्ट्रेशन नाम यूज कर रखा है। फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं हिंदी में कुंठा। तो कुंठा क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता, कब होता है हमें फ्रस्ट्रेशन? जब हम मान लो कोई भी बच्चा है तो वो कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो मान लो उसने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए, तो वो बार बार असफल हो रहा है, तो वो हो गया जैसे बार बार हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो असफल हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमें फ्रस्ट्रेशन। इसके रीजन तो कुछ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, रिजल्ट और रीजन में। अब रीजन तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं हो, क्या पता उसने जहाँ पर फोकस नहीं करना चाहिए वो वहाँ कर रखा है। इसके रीजन तो वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेंगे, बट क्या होगा जो बार बार वो प्रैक्टिस, जो वो बार बार वो एग्ज़ाम दे रहा है उससे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसका रिजल्ट से वो मेंटली जो सॉरी गलत बोल दी मैंने, उसके रिजल्ट से क्या कारण क्या होगा, वो मेंटली बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो वो हो गया हमारा माल एडजस्टमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माल एडजस्टमेंट क्या होता है। ये फ्रस्ट्रेशन होता है ना, और उसका रिजल्ट होता है, रीज़न हमारे कुछ भी हो सकते हैं। यही पूछ रहा था कि क्या आप माल एडजस्टमेंट को क्या मानते हो। इस अगला क्वेश्चन हमारा, when the teacher prepare a teaching plan for the student of his class, then he has to keep in mind कि वे जब हम जो टीचिंग प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तब हमें क्या जो ध्यान रखना चाहिए? पहला एज ऑफ स्टूडेंट, मेंटल एज, सेकंड मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट, थर्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ही स्टूडेंट, फोर्थ है न्यू एक्सपीरियंस ऑफ ही स्टूडेंट। तो हमें पता है कि एज के अकॉर्डिंग तो हम वो बच्चे पहले से ही है। अब आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि आप एज को ध्यान में नहीं रखोगे। हमें पता है एज के अकॉर्डिंग तो बच्चे से पहले से ही है। जैसे कोई भी, जैसे 7th क्लास में है तो वो 13 साल का बच्चा एडमिशन लेता है, जैसे 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, तो वो एज तो पहले से भी उसकी डिसाइड है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी जब हमारा करिकुलम डिज़ाइन करता है ना, तब भी वो बच्चे के मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे ना, तब हम बच्चे की मेंटल एज को ध्यान में रखेंगे कि वो किस क्या आप जैसे कोई भी टॉपिक करवा रहे हो, तो उसमें ध्यान रखना है कि बच्चा किस लेवल तक जा सकता है, किस लेवल तक वो कैच कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी मेंटल एज। आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि
आप उनकी एज को या जो एक्सपीरियंस है, बट हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना है। बेस्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, कि ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की हेल्प से आप क्या जो नाप सकते हैं, जैसे ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या मेजर कर सकते हो। फर्स्ट है, द मोरल लेवल ऑफ चिल्ड्रन कैन बी इवेलुएटेड, कि जो भी बच्चे का नैतिक जो लेवल है वो आप इवेलुएटेड कर सकते हो। एंड द पेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी नोन। पेस हो गया एक टाइप से गति, किस स्पीड से जो है वो एजुकेशनल प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी शिक्षा है वो किस स्पीड से वो प्रोग्रेस कर रही है। टंग स्लिप हो गया था। सो थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन कैन बी डिसिप्लिन्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी कॉज्ड। देखो, सबसे पहले इस ऑप्शन क्वेश्चन को जानने आंसर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आप, जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया, एडमिशन से लेकर जो भी उसका जो डीएमसी वगैरह जो भी फाइनल ये समेटिव एग्जाम्स होते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन है, वहाँ तक उसका सभी रिकॉर्ड्स रखा जाता है जो फैक्चुअल हो। जैसे वो क्लास में किसी चीज़ में फर्स्ट आया, लाइक डांस में फर्स्ट आया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वो जो आप इंसिडेंस मान सकते हो, उसकी सभी उसके इंटरेस्ट, इसके जो जो भी उसने एक्टिविटी की, सभी चीज़ का रिकॉर्ड उसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में होता है। चाहे साइकोलॉजिकल डोमेन हो, चाहे उसका कोग्निटिव डोमेन हो, चाहे उसका वो फिजिकल डोमेन हो, हर एक एस्पेक्ट का रिकॉर्ड होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सो इसका राइट आंसर होगा, द पेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी नोन। ये बच्चा किस स्पीड से, बच्चे की जो एजुकेशन है वो किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। सो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उसको जान सकते हो कि बच्चा किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि उसमें सभी रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे वो उसकी फिजिकल जो डोमेन्स हो, चाहे वो कोग्निटिव, चाहे इमोशनल हो, सभी चीज़ का इसमें फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।